था चलिए बताओ। सर हुक्स लॉ कह रहा था। हुक्स लॉ खत्म हो गया था, तीनों मैंने बता दिया था। सर आपने मॉडुलसेस बता दिए थे सारे, हाँ वो बता दिए थे, very good। इंट्रोड्यूस किए थे मतलब। तो आज हम ना उसका एनर्जी पढ़ लेते हैं और वो ग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट? ठीक है, तो तुमने यस एक काम करो, हेडिंग डालो, लिखो लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। हेडिंग डालो, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर मतलब तार है, तार में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कोई भी तार को अगर हम खींच रहे हैं तो कितनी होगी ये बताना है तुम्हें, ठीक है? चलो भाई देखो, ये डेरिवेशन है, समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। इसमें एक वायर है, ध्यान देना भाई बच्चा, इसको हमने इधर से फोर्स लगा रखा है ऐसे, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है एल, ये लेंथ है एक्स, और ये एक्स्ट्रा जो है वो है डी एक्स। ये लेंथ है एक्स और डी एक्स। तो और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लेना, यंग्स मॉडुलस वाई लेना। चलो ये डेरिवेशन है स्कूल का, स्कूल के एग्जाम में आ सकता है, चलिए लिखो। बन गया डायग्राम अंशिका? हाँ सर। लिखो देखो, अ वायर ऑफ लेंथ एल, दो तीन लाइन लिख लो। अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए is stretched by an external force F, is stretched by is stretched by external force F, लिख लिया? हाँ सर। हाँ लिखो, इसके बाद लिखो at a certain moment, at a certain moment, certain moment wire is stretched by length x, मतलब x हम खींच चुके हैं, wire is stretched by length x, wire is stretched by length x। तो लिखना उसके बाद at that moment, at that moment, देखो x जो है ये वाला पोर्शन है, यहां से लेके यहां तक का, वो जो एक्स्ट्रा है वो dx है। लिखना at that moment stress developed in the wire is, stress developed in the wire is, लिखना stress is equal to force by area, और स्ट्रेन हो जाएगा उस टाइम पे x अपॉन एल। समझ में आया भैया? तो अब हुक्स लॉ क्या कहता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन F अपॉन A डिवाइडेड बाई x बाई L। तो यहां से आ जाएगा F इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू एक्स। ध्यान रखना यहाँ पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब एक तरह से ये वेरिएबल फोर्स है। तो इसका मतलब हमें बाहर से कैसा फोर्स लगाना पड़ता है, वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ता है। जितना ज्यादा खींचते जाओगे तुम, स्प्रिंग जैसा ही है, उतना ज्यादा तुम्हें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो वांगी समझ में आया बात? यस सर। ये स्प्रिंग जैसा ही हो गया। अब उसके बाद लिखना लेट वायर इज फर्दर
stressed by length dx. Let wire is further stressed by length dx. मतलब x तो था ही खींचा हुआ, dx तुमने और खींच दिया. Wire is further stressed by length dx. ठीक है. So work done in this process will be, so work done in this stretching, मतलब ये जो dx खींचा, work done in this will be कितना हो जाएगा भाई? dw इक्वल टू लिखना f इंटू dx. समझ आया भाई? एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा du है क्या चीज? ये है एनर्जी स्टोर्ड. भाई सिंपल सी बात है, तुम तार को खींचते जाओगे और इसके अंदर से तुम काम करते जाओगे तो तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी और वो एनर्जी इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में, मतलब वो जाके इसके अंदर स्टोर होती है, जिसको हम नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. याद है, जो एनर्जी स्टोर्ड इन वायर है ना, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. कितना आ गया भाई, जरा देखो तो ये टोटल. तो dw इक्वल टू YA/L इंटू x इंटू dx एंड दिस इज है du. तो द टोटल वर्क डन क्या लिखे भाई? टोटल वर्क डन, या फिर इसी को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड. बात देखिए, टोटल एनर्जी स्टोर कितना आएगा जी? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ YA/L इंटू x इंटू dx. x क्या चीज है? इसमें एक्सटेंशन है. तो शुरू में एक्सटेंशन 0 था और बढ़ाते बढ़ाते मान लेते हैं डेल्टा एल ले गए, तो 0 से लेकर डेल्टा एल तक. तो बताओ यहाँ से W इक्वल टू U इक्वल टू आ जाएगा YA/L इंटू x²/2 0 से डेल्टा एल. हाँ भाई, इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ YA/L इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर. चिराग, शुभांगी, समझ आए? हाँ सर. वैश्वी, क्लियर हुआ चीज? बोलो भाई, समझ में आया? Yes, sir. आगे बढ़े. हाँ सर. एक काम करते हैं अंशिका, इसको ना L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. किससे? L से. देखो तो क्या बनेगा, हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा L/L का स्क्वायर इंटू A इंटू L हो जाएगा. देखो तो सही है. हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन? L से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है. एक बात बताओ, ये डेल्टा L/L क्या होता है? बोलो, डेल्टा L/L क्या है? Strain है. स्ट्रेन है. बिल्कुल सही बात है. क्या है? स्ट्रेन है. तो इसको हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर. और ये A इंटू L क्या बनेगा शुभांगी? Volume. बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वायर. समझ आया? तो दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो U इक्वल टू हाफ. ये Y को क्या लिख सकते हो? यंग्स मॉडुलस है ना. तुम चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते Stress by हो, strain. बाई स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम. देखो तो ठीक है. तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल गया, फाइनली U इक्वल टू हाफ, एक स्ट्रेन देखो कैंसिल हो जाएगा, इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर. तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया एनर्जी स्टोर का. हाँ भाई, चिराग समझ में आया? सर देख रहा हूँ एक बार. है? देख रहा हूँ सर, ये फॉर्मूला एक बार देख. क्या कर रहे, समझ में आ रहा? नहीं सर, मतलब मेरी डेरिवेशन आप क्यों देख रहा था एक बार. एक बार देख लो कहीं कुछ डाउट है तो पूछो. So ये हाँ बोलो. हाँ तो आगे. सर ये डेरिवेशन से तो ज्यादा मतलब है नहीं ना. अरे स्कूल के लिए बता रहा हूँ, स्कूल में आ सकता है तुम्हारे फाइनल पेपर में.
कि हो गया फाइनल पेपर? सर होगा कब है पेपर? 21 तारीख को, हाँ 21st। 31st 21st हाँ सर। फेब यस सर। कर लिया थोड़ा कि नहीं? हाँ सर। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस चैप्टर के बाद तुम लोग कहो तो मैं ऑसिलेशन पढ़ा सकता हूँ। सर एसएचएम वही है, हाँ एसएचएम तो वही है एसएचएम हुआ नहीं स्कूल में? सर, एग्जैक्टली वही चीज ही है। हाँ मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑसिलेशन पढ़ा देना चाहिए क्योंकि ऑसिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे स्कूल से पहले करा देता हूँ मैं, मतलब स्कूल के साथ करा देता हूँ। एसएचएम हो रहा है हमारे ना, इसलिए। क्या कहते हो तुम लोग कहो तो मैं, क्योंकि आज ये खत्म हो जाएगा ना सर हमारे यहाँ स्प्रिंग वाला चल रहा है। अच्छा एसएचएम में। यस सर। सर खत्म भी हो गया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो कोर्स रिड्यूस हो गया था। अंशिका तुम्हारा पेपर कब है स्कूल का? सर पता नहीं मेरा एग्जाम होगा नहीं होगा। ये ज्यादा अच्छा है। हाँ नॉन स्कूलिंग है ना, तो अब तक कुछ भी नहीं हुआ है वैसे। टर्म 1 भी नहीं दिए थे हम, मतलब कोई एग्जाम ही नहीं दिए 11th में। तुम्हारा वो फर्जी वाला स्कूल है क्या? नहीं सर। अरे फर्जी वाला मतलब नॉन अटेंडिंग। हाँ समझ गए सर। नहीं पता नहीं, नॉन स्कूल में वैसे होता है एग्जाम, लेकिन नहीं हो रहा है तो नहीं। होता है, फाइनल पेपर होता है। हाँ वही। सर फाइनल पेपर तो हर जगह होता है, डमी स्कूल में भी होता है। इसका कुछ डमी है, इसमें 12th में ही होगा। पता नहीं, हो सकता है। पहले बताओ ये समझ में आ गया? हाँ तो एक काम करते हैं, ये इसी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं भाई, याद रखना। एक बात बताओ, एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा जी, जल्दी बताओ तो। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हाँ वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। एक लाइन लिख लो इसमें एनर्जी डेंसिटी में, स्मॉल यू होता क्या है, इट इज इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द वायर। सर वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, है वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। हाँ ये आ सकता है स्कूल में। सर बहुत सर, सर ने तो, हमारे सर ने तो कह भी दिया कि आएगा, मान के चलो। ऐसे ही कराया ना उन्होंने? यस सर। हाँ यही है, और कुछ है भी नहीं। लिख लेना इसमें, इट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो बताओ भैया यहाँ से स्मॉल यू क्या हो जाएगा, कैपिटल यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। कैपिटल यू का ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये वॉल्यूम कट जाएगा। तो क्या बचा भाई स्मॉल यू के जगह पे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हो गया। लिख लिया भाई? हाँ सर। हाँ सर। एक और चीज लिखो, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो POISSON है, याद रखना, पॉइजन रेशियो। आगे बढ़ते हैं, देखो पॉइजन रेशियो पहले थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई रॉड थी, इसकी लेंथ है L और इसका जो डायमीटर था वो था D, स्मॉल d। तुमने क्या करा, इसको दोनों साइड से फोर्स लगाया ऐसे, और
उसको खींच दिया, खींचोगे तो ये लंबा हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा हो गया, ध्यान देना। ये ऑब्वियस है कि अगर ये लंबा होगा तो इसका डायमीटर थोड़ा तो घट ही जाएगा, ये ऐसा बन गया। तो अब ये जो नई लेंथ हो गई इसकी, वो हो गई L प्लस डेल्टा L, और जो नया डायमीटर हुआ वो ऑब्वियस चेंज हो जाएगा, वो मान लेते हैं D माइनस डेल्टा D हो गया। हाँ भाई, समझ में आया? अंशिका समझ आया? हाँ सर। अब सुनो, ये वाली जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है ना, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, इसको हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसे? लैटरल स्ट्रेन। और ये वाली जो लेंथ में चेंज जा रहा है, इसका जो रेशियो होता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पहले भी बता रहा है डेल्टा एल बाई एल। तो बताओ इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा भाई? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एल अपॉन एल। अगर मैं बोलूं लैटरल स्ट्रेन कितना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई डी। तुम जानते हो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई 2 टाइम्स ऑफ आर, मतलब माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर। क्या लिखा मैंने? ये रेडियस के फॉर्म में लिख दिया। वैसे समझ में आई ये बात? यस सर। हाँ, आप सुनो, पॉइजन रेशियो है क्या चीज? पॉइजन रेशियो का कुछ लोग ना नोटिस न्यू न्यू समझते हो, जो फ्रीक्वेंसी वाला होता है, कुछ लोग सिग्मा से भी लिखते हैं, याद रखना। पॉइजन रेशियो का ना नोटेशन कुछ लोग सिग्मा लिखते हैं, कुछ लोग ये वाला लिखते हैं, जो तुम्हारा मन करे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइजन रेशियो होता क्या चीज है? ये लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला, मतलब रेशियो होता है। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ एल बाई डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल। तो ये हो गया। या इसी को चाहो तो तुम लिख सकते हो, अगर हम रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखोगे माइनस ऑफ एल बाई आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल, या इसी हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल बाई आर डी आर बाई डी एल। वैसे समझ में आया जी? और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है बस यही बताता है कि अगर लेंथ बढ़ाओगे, मतलब खींचोगे, तो डायमीटर घट जाएगा। याद रखना, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू 0.5 होती है। पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो होती है 0.5 आती है, अगर कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है तो। अंशिका समझ आया? हाँ सर। चिराग, कोई दिक्कत इसमें? वैश्विक, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। चलो नोट कर लो जल्दी से सब लोग।
हो गया भाई, कुछ पूछना है इसमें? चलो तुम लोग फिर हेडिंग डाल लिखो। लिखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन में कर्व बनता है कैसे वो देखो। तो पहले इसको हटा देते हैं सब। एक बात बताओ, तुम लोग को वो ब्रिटल मटेरियल पता है क्या होता है? वैसे दो तरह का मटेरियल होता है, एक डक्टाइल मटेरियल होता है और एक ब्रिटल मटेरियल होता है। कौन बताएगा व्हाट इज डक्टाइल, व्हाट इज ब्रिटल? डक्टाइल जो वायर से बीट हो सकते हैं, हाँ, जिसको हम वायर ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम वायर बना सकते हैं खींच करके ना। और उसको ब्रिटल जो तार बना टूट सकते हैं। जाते हैं, काफी तो फ्रेजाइल ब्रेटल टाइप। तो ब्रेक कर जाता था। हाँ, ब्रिटल को ज्यादा सा भी खींचेंगे ना तो वो टूट जाएगा। मतलब जैसे पत्थर जो होता है ना वो एक तरह से ब्रिटल है, और जो सॉफ्ट आयरन होता है ना वो डक्टाइल होता है। स्टील भी ब्रिटल की तरह आ जाता है, जितना ज्यादा कार्बन मिला दोगे ना आयरन में उतना ज्यादा वो ब्रिटल होता जाता है। मतलब वो कह सकते हो कि डक्टाइल डक्टिलिटी जो, मतलब उसको वायर उसका बनाना। कार्बन नॉन मेटल है तो उसमें डालेंगे तो डक्टाइल होता हाँ जाएगा। बिल्कुल। अब बाकी केमिस्ट्री वाले सब ज्यादा अच्छा बता पाएंगे उसके बारे में। बस इतना हमारे लिए सिंपल जानो, डक्टाइल का मतलब होता है जिसको हम बिना खींच करके तार बना सकते हैं, ठीक है। और ब्रिटल का मतलब होता है जिसको हम वायर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जरा देखते हैं कि होता क्या है, ध्यान से सुनना देखना। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तुम लोग को उससे आइडिया लग जाएगा। ये मान लो कोई रॉड है, वैसे ही तो ब्रिटल को फ्रेजाइल कह सकते हैं। है। फ्रेजाइल। फ्रेजाइल तो शीशा उसा होता है। अच्छा। ब्रिटल थोड़ा सा फ्रेजाइल से अलग होता है। ये जैसे मान लो तुमने इसको खींचा, ध्यान देना क्या हो रहा है। इसको खींचते जाओगे थोड़ा बड़ा होगा, फिर ऐसे करके कुछ देर के बाद देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। ये खींच रहे हो, कुछ देर के बाद देखोगे ना तो यहाँ पे ना ये ऐसे थोड़ा सा पतला हो जाता है। समझ आई बात? जैसे ही ये पतला होता है ना, ये जो मतलब है ना, इसको हम बोलते हैं नेकिंग। नेकिंग गर्दन जिसको नहीं बोलते, नेकिंग, इसको बोलते हैं नेकिंग फिनोमिना। थोड़ा और खींचो, थोड़ा और खींचोगे थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ा और खींचोगे तो टूटेगा, और जब ये टूटता है तो ये कुछ इस टाइप से टूटेगा। बेस्ट समझा? ऐसा लगता है ना कि जैसे यहाँ पे ना एक कोई जैसे पक्षी वगैरह बर्ड है जिसका मुंह खुला हुआ और उसके अंदर से निकल गया बाहर। ये कोन टाइप का दिखाई देगा और इधर वाला कप टाइप का दिखाई देगा, जानते हो? इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसका नाम भी वही है, कप एंड कोन फ्रैक्चर बोलते हैं इसे, ठीक है। काम की बात सुनो, हमें उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ये जो मैंने बनाया ना डायग्राम, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है। किसके लिए है? डक्टाइल मटेरियल अंडर टेंशन। टेंशन क्यों? क्योंकि हम दोनों साइड से खींच रहे हैं ना, इसको लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई वैसे क्लियर हुआ है चीज? यस सर। अच्छा और देखते हैं, अगर हम इसको दबाएंगे तब क्या होगा? भाई ये तो हमने फिर पुल किया ना। बल्ज करेगा बीच से। देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे बना दो डायग्राम, यहाँ बना रहा हूँ। ये ऐसे है रॉड, और हम अब इसको दोनों साइड से फोर्स लगा के छोटा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो जानते हो क्या होता है, ये कुछ ऐसा बन जाता है। ये बीच में ना तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या बोलते हैं इसे?
ये याद ना, ये है डक्टाइल मटेरियल अंडर कंप्रेशन। जानते हो ये बीच में से ना थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, इसको बोलते हैं बल्जिंग, मतलब बीच में से निकल जाएगा बाहर। ऐसा हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल सा चीज है, देख सकते हो तुम। वैसे समझ आई बात? यस सर। ये तो हो गया डक्टाइल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल होगा तब क्या होगा, देखते हैं। तो जैसे ही दबाएंगे वैसे ही। देखते हैं क्या हो रहा है। ब्रिटल मटेरियल अगर हुआ और अगर तुमने इसके दोनों साइड से खींचने की कोशिश करी इस टाइप से, तुरंत टूट जाएंगे। नहीं तुरंत नहीं टूटता, ये किसने ना बोला? थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा नेकिंग होगी बट फिर हाँ, टूट जाए। नेकिंग तो ना के बराबर होती ही नहीं है इसमें, ठीक है, नेग्लिजिबल, हाँ वही। लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जब ये तुरंत मतलब टूटेगा ही टूटेगा, ये बिना लंबा हुए टूट जाएगा, बस सिंपल जान लो। और ये जब भी टूटता है ना तो ऐसे टूटेगा, समझ आएगा? इस तरह से टूट जाएगा बिना नेकिंग के, विदाउट नेकिंग। और नेकिंग होगी भी तो ना के बराबर, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि पतला हुआ भी है बीच में, ठीक है, समझ आया? जी सर। हाँ, ये तो टेंशन में हो गया ना। कंप्रेशन हुआ तब क्या होगा भाई? वैसे ही बताओ, कंप्रेशन में डालोगे तब क्या होगा इसको? वैश्विक बोलो भाई। यस सर। कंप्रेशन में क्या होगा? याद रखना, ये कंप्रेशन में भी क्रश हो जाएंगे। है। क्रश हो जाएंगे। नहीं, ये टूटता है, कंप्रेशन में भी टूटेगा। और जानते हो कैसे टूटता है? ध्यान देना, कुछ ऐसा टूटेगा। यस सर। अरे फ्रैक्चर। ऐसे टूटता है, हड्डी टूटती है। फ्रैक्चर की तरह ऐसे। हड्डी टूटती है तो ऐसे ही टूटती है ना? हाँ, हड्डी टूटने के बहुत सारे टाइप है। अरे हड्डी गिर के मान लो टूटती है तो ऐसे ही टूटती है। सर ये सर जानते हो, अर्थक्वेक की याद आ जानी चाहिए थी इससे। ये वाला जो एंगल होता है ना वैस्विक, अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री आता है। और जानते हो इसका टूटने का रीजन ना शियर स्ट्रेस होती है, और इसका टूटने का रीजन जो होता है ना वो टेंसाइल स्ट्रेस होती है। ये तुम्हें कॉलेज वॉलेज जो पढ़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा हमें इस पे नहीं जाना, ठीक है। अब इनको लेके ना ग्राफ बनाते हैं, इसका भी ग्राफ बनेगा, इसका भी ग्राफ बनेगा। हमें टेंशन वाला ही बनाना है, कंप्रेशन वाला नहीं बनाना, ठीक है। वैसे तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते जाओ, मैं बना देता हूं। पहले इसको नोट कर लो, बना लो फोटो वोटो, उसके बाद हम बात करते हैं। जल्दी बनाओ। सब बना लिया? सारे बन गए? यस सर। हाँ ठीक है, सर। हाँ सर। हटा दो फिर। हाँ। चलो भाई फिर हटा देते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, ये भी स्कूल में आ सकता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। डक्टाइल मटेरियल के लिए अंडर टेंशन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एक्सप्लेन करना और कर्व को ड्रॉ करना, ये दोनों चीजें ना आ सकती है। 3 मार्कर में से आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई हम बनाते हैं ग्राफ। ये है स्ट्रेस, इस पे बना लो स्ट्रेन। कुछ दूर तक ये ग्राफ ऐसे सीधा चलेगा, फिर थोड़ा सा ऐसे बेंड होकर नीचे आता है हल्का सा, और फिर ऐसे ऊपर आ जाता है, और फिर ऐसे आके टूट जाता है।
वैसे समझ में आया ग्राफ? ये जो पॉइंट है ना इसको हम बोलते हैं वाई, और यहां से जब हम ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट ये पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया एफ, फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं उसको, कुछ लोग ब्रेकिंग पॉइंट भी नाम देते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है ना वो नेकिंग पॉइंट कहा जाता है, ठीक है ना। नेकिंग पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट भी बोलते हैं इसको, नेक पॉइंट, या इसका दूसरा नाम है अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है ए तक, तो ओ से लेकर के ए तक को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है भाई। और ये वाला पॉइंट है ना इसको हम ई लिख देते हैं, तो ओ से लेकर के ई तक को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो एक्चुअल में प्रोपोर्शनल लिमिट कमी होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट में ही हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ वैलिड, बाकी जगह नहीं होता, ध्यान रखना। वाई वाले पॉइंट को बोलते हैं इल्ड पॉइंट, YIELD, इल्ड पॉइंट। और बी को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पे ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट। हाँ भाई अंशिका, समझ में आया ग्राफ? हाँ सर। बी ब्रेकिंग पॉइंट पे रॉड भी धागा बन जाता है। हाँ टूट जाता है, मतलब वहां पे वो फ्रैक्चर हो जाता है जो दिखाया था मैंने, कप एंड कोन फ्रैक्चर बी पे आके हो जाता है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में सबको जल्दी जल्दी से लिखो, क्योंकि ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। लिख लो जल्दी से, मैं बोल देता हूँ, लिखो तो। इसका नाम, हाँ पहले ये ए पॉइंट जो है ना, वो ए की बात हो रही है। ए पॉइंट को ना, जो ए पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। समझ में आई बात? तो लिख लेना इसमें पॉइंट ए के बारे में लिखो। सबसे पहले लिखो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, लिखो इट इज द पॉइंट अप टू विच, इट इज द पॉइंट अप टू विच, इट इज द पॉइंट अप टू विच stress is directly proportional to strain, up to which stress is directly proportional to strain, means Hooke's law is valid। A point तक means Hooke's law is valid, Hooke's law is valid। हाँ भाई पॉइंट ई के बारे में लिखना, वो जो दिख रहा है पॉइंट ई, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। हाँ लिखो इसमें, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, ई के बारे में लिख लो, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, it is the point of maximum stress to which the wire can be subjected, to which the wire can be subjected, the wire can be subjected without permanent deformation, without permanent deformation। मतलब ई पॉइंट तक ना ये वापस आ जाता है अपने पुराने स्टेज में, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। हाँ लिखना इट मीन्स बियॉन्ड ई, फुल स्टॉप करना, इट मीन्स बियॉन्ड ई द वायर विल बी स्ट्रेस्ड परमानेंटली, wire will be stressed permanently even if the load is reduced,
even if the load is reduced, and the wire will not come back to its original length, and the wire will not come back to its original length. सिंपल मतलब समझ लो कि अगर तुमने ई पॉइंट को क्रॉस करवा दिया तो ये वायर अपनी पुरानी लेंथ में वापस कभी नहीं आएगा। ई पॉइंट तक वो पुरानी लेंथ में वापस आ सकता है इलास्टिक लिमिट। अंशिका समझ में आई बात? हाँ सर। वाई के बारे में लिख लो, यील्ड पॉइंट बोलते हैं उसे। लिख लो, इट इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ बियॉन्ड विच, it is the point on the graph beyond which wire becomes plastic। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर तुमने y वाले को क्रॉस करवा दिया तो जितना लंबा उसको खींच दोगे वहीं पे रुक जाएगा, उसके बाद वो थोड़ा भी नहीं घटेगा। अंशिका समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ, beyond which the wire becomes plastic such that strain increases even without stress, such that strain increases इवन विदाउट स्ट्रेस। मतलब तुम फोर्स नहीं भी लगाओगे ना तो भी स्ट्रेन होता है। तो वैसे समझो ना जैसे गुटके का पैकेट होता है, शुरू में फाड़ने में दिक्कत होती है लेकिन थोड़ा सा भी फट जाता है फिर अपने आप खींचता नहीं चला जाता है। तो वांगी सही बोल रहा हूँ? अरे चिप्स के पैकेट के साथ भी ये होता है भाई। चिप्स का यस पैकेट सर, तो स्टार्टिंग वही में एग्जांपल देना चाहिए था पहले। एक्चुअली तुम लोग जो समझोगे वही देखे ना। चिप्स का पैकेट शुरू में ना स्टार्टिंग में देखो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे थोड़ा सा क्लियर हो गया या हो गया तो उसके बाद आराम से फटता है, होता है ना? यस सर। हाँ सर, तो लेकिन कभी कभी बहुत मेहनत करना पड़ता है चिप्स फाड़ने में। हाँ तो क्या करो? तो कभी कभी बहुत मेहनत करना पड़ता है पैकेट फाड़ने कौन वाले पैकेट पे? मानिकचंद? में। ये नहीं सर, लेस। ये कमला पसंद? नहीं सर, लेस सर चिप्स। अच्छा, लेस वाले में। सर अंकल चिप्स बढ़िया है इस चीज में। हाँ। अंकल चिप्स क्या उसमें बंद करके देता है क्या खुले हुए डब्बे में? नहीं सर, उसमें एक्चुअली फाड़ने के लिए ज्यादा थोड़ा बैटरी की मतलब समझ पाएगा कि ऊपर थोड़ा शार्प चीज थोड़ा लंबा ही होता है तो ज्यादा इजी होता है फाड़ने। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया ये सारी बात? सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट सर करिए। फोर्स ज्यादा लगाओ ना अपने आप फट जाएगा। इतना क्या नौटंकी कर रहे हैं ये लोग। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद तो अपने आप ही फटने लगता है ना वो। अरे कपड़े में भी होता है, तुमने देखा होगा कपड़ा थोड़ा सा भी पहले जैसे जैसे तुमने देखा होगा जहाँ पे कटिंग करते हैं कपड़े को थोड़ा सा पहले काटते हैं, जब कट गया तो उसके बाद आराम से फट जाता है, देखा है? हाँ सर। सर लास्ट लाइन रिपीट करिए ना। किसकी लास्ट लाइन रिपीट करूं? ये आप बोले ना दैट स्ट्रेन इंक्रीजेस। अरे इट इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ बियॉन्ड व्हिच द वायर बिकम्स प्लास्टिक सच दैट स्ट्रेन इंक्रीजेस इवन विदाउट स्ट्रेस। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एन पॉइंट, जिसको हम नेक पॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वही पतला होना शुरू हो जाता है। लिखना इसमें, इट इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर द लेंथ इंक्रीजेस, it is the point on the graph where the length increases due to formation of neck, due to formation of neck formation शुरू हो जाता है इस पॉइंट के बाद। हाँ, बी के बारे में लिख लो, ब्रिटल पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर द वायर ब्रेक्स। बी पॉइंट क्या है? इट इज द पॉइंट वेयर द वायर ब्रेक्स इन टू हाफ, मतलब टू पार्ट, दो पार्ट में टूट जाता है। आगे समझ में? और सुनो, जब हम ब्रिटल मटेरियल के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ब्रिटल के लिए सेम ग्राफ, तो जानते हो स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। तो ये कुछ दूर तक ऐसे सीधा जाएगा और हल्का सा यहाँ पे ऐसे होगा और फिर टूट जाएगा। वैसे समझ में आएगा? अब तुम्हारे मन में आ रहा, अच्छा बताओ इन दोनों में जो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देता है? यंग्स मॉडुलस, ध्यान रखना, स्लोप ऑफ ग्राफ दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं, ये होता है y। ये y मतलब क्या? यंग्स मॉडुलस। लेकिन कब तक? टिल प्रोपोर्शनल लिमिट,
उसके बाद का कोई मतलब नहीं इसका। स्टिल प्रोपोर्शनल लिमिट, समझ में आया? तुम्हारे मन में आ सकता है कि सर अगर डक्टाइल और ब्रिटल है कैसे पता करेंगे, तो दोनों को ना एक ही ग्राफ प्लॉट कर दो। एक ग्राफ जो है ना कुछ ऐसे आएगा और एक ग्राफ ना ऐसे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। तो ये जो नीचे वाला होता है ना वो होता है डक्टाइल, मतलब जिसका स्लोप कम हो डक्टाइल, और जिसका स्लोप ज्यादा हो वो होता है ब्रिटल। हाँ भाई वैश्विक, समझ में आया क्या सारी बात? अंशिका समझ में आया जी? हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े? नो सर। तो अब हमें क्वेश्चन ही करना है, खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है भाई, हाँ सर। चलो क्वेश्चन लिखो फिर आप कुछ पूछना है इनमें? नहीं सर। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं कुछ। सबसे आसान सा क्वेश्चन स्कूल वाला पहले लिखो। ये वायर है, इसका लेंथ है 1 मीटर, एरिया जो है 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर है, और यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। इस वाले का लेंथ है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर है, और यंग्स मॉडुलस है 4 इंटू 10⁻10 पास्कल, और इसके मास की वैल्यू है 2 केजी, ये वाला मास है 3 केजी। तुम्हें बताना है इसका एक्सटेंशन अगर डेल्टा L1 है, इसका डेल्टा L2 है, तो तुम्हें ये बताना कि डेल्टा L1 और डेल्टा L2 कितना कितना होगा। सबसे आसान क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन समझ आया? कहाँ गया लड़का, खाना खाने चला गया क्या? यस सर, यहीं पे हैं खड़े। खाना खा लिया? नहीं सर। यहाँ पे एक मास है 2 केजी का, और ये मास है 3 केजी का, और ये जो तार है ना इसकी लेंथ है 2 मीटर, और इसका एरिया मैं दे देता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेट करने में। ये हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस है 5 इंटू 10⁻11 पास्कल। तो तुम्हें बताना है इसमें डेल्टा L कितना होगा। ये बिल्कुल स्कूल वाले क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन करो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया? चिराग, अंशिका, शुभांगी, हो गया? क्या हुआ? वैश्विक हो गया तुम्हारा? अरे कहाँ गए सब लोग? अंशिका, हाँ सर। हुआ है भी? सर 1 मिनट। चलो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ध्यान रखना। इसमें जो एक्सप्रेशन होगा टेंशन की वजह से होगा, तो सीधे सीधे लिखना टेंशन बाई एरिया, ये हो गया स्ट्रेस, डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, ये हो गया वाई। तो यहां से डेल्टा एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा टी एल अपॉन ए वाई। बस यही एक फॉर्मूला, डायरेक्ट इसमें प्लेस कर दो। यहाँ के लिए टेंशन यूज करना 30 और यहाँ पे टेंशन यूज कर लेना 50। मतलब यहाँ का वेट जो होगा इसमें टेंशन जनरेट करेगा और ये टोटल वेट इसमें टेंशन जनरेट करेगा। तो ऊपर वाले के लिए अगर डेल्टा L1 लिखना है तो डेल्टा L1 की टेंशन की जगह पे लिख देना 50 इंटू लेंथ है तुम्हारी उसकी 1 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 कर लेना मीटर स्क्वायर करने के लिए, इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 कर लेना। ये मीटर में आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 तो 4 6 4 10 4 बच जाएगा। तो सीधे हो जाएगा 5/4 मिलीमीटर, 1.25 मिलीमीटर। देखो तो यही आ रहा है सर। यस सर। और ऐसे ही डेल्टा L2 भी निकाल लेना, नीचे वाले का हो जाएगा। नीचे वाले में कुछ करना नहीं भाई, बस टेंशन की जगह पे 30 कर देना, ठीक है। इस वाले में क्या करोगे, इसमें तुम इसमें टेंशन कैलकुलेट करोगे। कितना टेंशन आ रहा है वैसे इस वाले क्वेश्चन में? नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके टेंशन कैलकुलेट करना। याद ना ये 2 kg है, ये 30 है, तो एक्सीलरेशन निकालोगे ना इसका, तो इसका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और उस पर टेंशन जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। यही आया भाई? वैसे ये सही लिखा है मैंने? यस सर। टेंशन आ गया। अब डेल्टा एल निकालना है, डायरेक्ट डेल्टा एल कैलकुलेट कर लो। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एल अपॉन ए बाई, फॉर्मूला सेम ही है। तो टी हो जाएगा तुम्हारा 12, एल की जगह पे 2 मीटर बाई एरिया हो जाएगा 0.25 इंटू 10 का पावर -6 इंटू वाई की जगह पे लिख देना 5 इंटू 10 टू द पावर 11। सॉल्व कर लो भाई, आ जाएगा ये मीटर में आ जाएगा। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 25 5 125 हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 125, यही आ रहा है ना? बहुत कम आएगा। समझा? ये पॉइंट में समथिंग आ जाएगा, काफी कम आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई वैश्विक, समझ में आया ये चीज? यस सर। चलो तो तुम लोग क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा सा करो इसके, ठीक है। हम अगली क्लास में देख लेते हैं, ऑसिलेशन ही करा दूंगा मैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के और कराऊंगा आधे घंटे, फिर ऑसिलेशन करा दूंगा मैं। थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन कराएंगे 4-5, उसके बाद ऑसिलेशन करा दूंगा, ठीक है। ओके सर।